दिव्यांशु, पवन, अभी, प्रियंका, रिद्धि, आराधना, राहुल, मयंक, शिवांगी, नेहा, पवन, श्याम, गौरव, शशिकांत। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भाई हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग के बाद स्टार्ट किया था एनालिटिकल रीजनिंग। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ये हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है। तो सबसे पहले जो हमने निपटाया था दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। हमने देखा कि जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। ठीक है, अगर मान लो दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखती है तो दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सेम कॉमन कॉज होगा, वरना कॉज डिफरेंट होगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन कभी भी हमें चूज नहीं करना कि दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंडिविजुअल कॉज हो जाए, ये वाला ऑप्शन हमें चूज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही। कल हमने कार्यवाही को निपटाया था। कार्यवाही का मतलब आप जानते हो, कार्यवाही का मतलब क्या है? कार्यवाही का मतलब है प्रॉब्लम का सलूशन। कि यहाँ पर स्टेटमेंट जो होगा, कथन जो होगा, ठीक है, और दिल्ली पुलिस में आते क्यों नहीं आते, हर एग्जाम में ये टॉपिक आते हैं। अब ये जो है ना, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है अभी ना, अब लेटेस्ट हर एग्जाम में पूछी जा रही है। नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल के क्वेश्चंस अब लेटेस्ट हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज हम पढ़ेंगे बेटा स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। कथन और पूर्व धारणा। अच्छा, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा। पूर्व धारणा और कंक्लूजन में क्या फर्क है ना? आज हम पढ़ेंगे कथन और पूर्व धारणा है। एक होता है स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, एक होता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। एक होता है स्टेटमेंट, अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा है। तो ये कंक्लूजन, जो कंक्लूजन होता है और जो अजम्पशन होता है, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में जो फर्क है वो इनके नाम से पता चल गया। कंक्लूड कर देना यानी कि वो बात जो 100% सत्य है। ठीक है, जो 100% सत्य है वो है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन मतलब जो 100% ट्रू है। लेकिन अजम्पशन का क्या मतलब है? एज्यूम कर लेना यानी कि संभावना, दिस इज पॉसिबिलिटी। ये एक संभावना है, पॉसिबिलिटी। शायद ऐसा हुआ होगा, मे बी ऐसा हुआ होगा, शायद। ठीक है, शायद ऐसा हुआ होगा, ये एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में इस समय ट्रैफिक जैम है। उत्तराखंड में इस समय ट्रैफिक जैम है। तो पहली संभावना है, हो सकता है जो घूमने वाले, मतलब पहली संभावना है, हो सकता है जो घूमने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी के कारण बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पे इकट्ठे हुए हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टेटमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं है। भाई स्टेटमेंट में जिक्र है कि जो उत्तराखंड है वो इस समय ट्रैफिक जैम है, वहां पे ट्रैफिक जैम है, चक्का जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम है वहां पे। ठीक है, ट्रैफिक ब्लॉक है एकदम। ठीक है, उत्तराखंड में ट्रैफिक ब्लॉक है। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहली पूर्व धारणा है कि हो सकता है मैनी टूरिस्ट, वहां पे काफी सारे लोग वहां पे पहुंच गए हैं गर्मी के चलते, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, जिसके चलते काफी सारे टूरिस्ट उत्तराखंड पहुंच गए घूमने, जिसके चलते उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम है। तो ये जो संभावना है, ये संभावना क्या होगी सर? संभावना सही होगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं अजम्पशन की, अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटी की, तो ये जो संभावना है, ये जो अजम्पशन है बाबू, ये किससे रिलेटेड है? ये अजम्पशन हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड है। ये पूर्व धारणा है हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। और अगर मैं अपने वास्तविक जीवन की बात करूं, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, तो रियल लाइफ में बेटा कोई भी संभावना गलत नहीं होती। वास्तविक जीवन में कोई भी संभावना गलत नहीं होती है। डायगोनल मिरर में जो इमेज बनती है वो बेटा परपेंडिकुलर इमेज बनती है, बताया तो था मैंने आपको। डायगोनल मिरर में हम जो इमेज बनाते हैं वो परपेंडिकुलर इमेज बनाते हैं, लाइक दिस। और अगर मान लो दर्पण ऐसे है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, है ना, परपेंडिकुलर इमेज बनती है। लेकिन डायगोनल मिरर में अगर मान लो कोई एरो ऐसे है, लाइक दिस, इस तरीके से है, तो वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है जी। तो बेटा मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस, एनालॉजी की प्रैक्टिस, है ना, नंबर सीरीज की प्रैक्टिस, इसकी जो प्रैक्टिस है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा ही रहा हूँ। आपको पता है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, जो मेरा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, उस यूट्यूब चैनल पे मैं डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी। और ये वो क्वेश्चन है जो इस साल हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जो एनालॉजी, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज का जो डर है वो आपके जहन से दूर हो जाए। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो ईदर और का ऑप्शन यूज नहीं होता बेटा, यहाँ पे ईदर और का ऑप्शन यूज नहीं होता कोर्स ऑफ एक्शन में। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट में भी ईदर और नहीं है, अजम्पशन में भी ईदर और नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ईदर और के ऑप्शन यूज नहीं होते। ठीक है जी हाँ।
तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि यहाँ पे जो अजम्पशन है, जो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी है जो हमारी वास्तविक जीवन से आधारित है, जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में, है ना, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, अगर मैं वास्तविक जीवन की बात करूं, तो उस रियल लाइफ में कोई भी ऐसी संभावना नहीं है जो हो ना सके। भाई प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ जी, तो हमारे वास्तविक जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे वास्तविक जीवन में सब कुछ, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है ये, बहुत बढ़िया। अगर हमारे वास्तविक जीवन में सब कुछ पॉसिबल है, अगर हमारे वास्तविक जीवन में सब कुछ संभव है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सर जो भी अजम्पशन होगा, कभी कोई अजम्पशन गलत नहीं होगा, हमेशा सारे अजम्पशन क्या होंगे? सही होंगे, हमेशा सारे अजम्पशन क्या होंगे? सही होंगे, क्योंकि रियल लाइफ में जितने भी अजम्पशन दिए जाएंगे वो सारे अजम्पशन सही होंगे, सारे अजम्पशन। जैसे मान लो दो कार हैं, आप लोग जा रहे हो रोड पर, ठीक है, आप सड़क पे, आप सड़क पे जा रहे हो और दो कार आपस में भिड़ गई, दो कार आपस में भिड़ गई बेटा, इन दोनों कारों की टक्कर हो गई आपस में, इन दोनों कारों की आपस में टक्कर हो गई और ये नजारा आप लोग दूर से देख रहे हो, ठीक है। अब आपने कहा कि सर जो पहली कार का ड्राइवर है ना उसकी गलती है, आपने दूसरा जंक्शन दिया सर दूसरी कार के ड्राइवर की गलती है, आपने तीसरा जंक्शन दिया सर दोनों कार के ड्राइवर की गलती है, आपने चौथा जंक्शन दिया सर दोनों में से किसी की गलती नहीं है, आपने पांचवा जंक्शन दिया सर इन दोनों की गलती नहीं है, गलती है समय की, ठीक है। तो रियल लाइफ में अगर हम कोई भी इंसिडेंट देखते हैं अपनी आंखों के सामने और अगर हम उससे रिलेटेड कोई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, कोई संभावना बता रहे हैं, तो सारी संभावनाएं सही होती हैं। ऐसी कोई भी संभावना नहीं है जो गलत हो जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में सब कुछ संभव है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे एग्जाम में स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन आएगा, तो जब एग्जाम में स्टेटमेंट दिया जाएगा और स्टेटमेंट के बाद जब एजम्पशन दिया जाएगा, तो हमेशा सारे एजम्पशन क्या होंगे? हमेशा सारे एजम्पशन सही होंगे, हमेशा सारे एजम्पशन सही होंगे। अगर ऐसी बात है बेटा हमेशा सारे एजम्पशन सही होंगे, तो इसका मतलब यह है कि सर ये चैप्टर तो बड़ा आसान हो गया, सर इस चैप्टर में तो कुछ करना ही नहीं है। फिर तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, है ना, स्टेटमेंट आए, एजम्पशन आए, आप आंख बंद करके सारे एजम्पशन को सही कर दो, क्योंकि आपने कहा सर रियल लाइफ में कोई भी एजम्पशन गलत नहीं होता, रियल लाइफ में सारी संभावनाएं सही हो जाती है, क्योंकि संभावना ही तो है, पॉसिबिलिटी तो है। मैंने कब कहा कि ये डेफिनेट रिजल्ट है? मैंने कहा सिर्फ एक संभावना है। ऐसा हो सकता है कि पहली कार की गलती हो, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है दूसरी कार की गलती हो, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है दोनों कार की गलती हो, बिल्कुल हो सकता है। तो रियल लाइफ में हर संभावना सही होती है, जिसके कारण सारे एजम्पशन ठीक होते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ दो अजम्पशन है जो कभी सही नहीं हो सकती। यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी क्यों नहीं आएंगी? हाँ, सिर्फ दो अजम्पशन है जो कभी सही नहीं हो सकते। अब आपको सिर्फ उन दोनों अजम्पशंस पे ही ध्यान रखना है और उन दोनों अजम्पशन के अलावा सारे अजम्पशन सही होंगे। देखो, पहला अजम्पशन तो वो कभी सही नहीं हो सकता जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो, जो स्टेटमेंट का विरोध करे। समझ लो, पहला अजम्पशन कभी सही नहीं होगा जो स्टेटमेंट का विरोध करेगा। दूसरा, वो अजम्पशन कभी सही नहीं होगा जो इलॉजिकल होगा। इन दो अजम्पशन को छोड़ के हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे। कहने का मतलब है जो भी कुछ स्टेटमेंट में लिखा है, हमें हमेशा स्टेटमेंट का फेवर करना है, हमें हमेशा स्टेटमेंट का फेवर करना है, कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना। हमें हमेशा गवर्नमेंट का फेवर करना है, कभी भी हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी। तो आप हमेशा स्टेटमेंट और गवर्नमेंट का फेवर करोगे, आप कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे। तो अगर मान लो कोई ऐसी संभावना है जो सरकार का विरोध कर रही है या किसी हायर अथॉरिटी के खिलाफ है, या फिर अगर मान लो कथन का विरोध कर रही है, तो वो संभावना आपको गलत माननी है। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप उस संभावना को सही कर सकते हो, लेकिन हमें इस तरह से प्रैक्टिकली नहीं सोचना। दूसरी, वो संभावना गलत होगी जो इलॉजिकल होगी, ठीक है, इलॉजिकल। जैसे आप कहो सर इन दोनों कार का एक्सीडेंट इसलिए हो गया क्योंकि इन दोनों कार का रास्ता ना एक काली बिल्ली ने काट दिया था। तो हो सकता है, देखो रियल लाइफ में हो सकता है कि वास्तव में काली बिल्ली ने रास्ता काटा हो, एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन हमें इतना प्रैक्टिकली नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो संभावना है ये इलॉजिकल है। ये क्या है? इलॉजिकल। तो इलॉजिकल संभावना भी कभी सही नहीं होगी। सिर्फ ये दो संभावनाएं हैं जो कभी सही नहीं होंगी, इन दोनों को छोड़कर हमेशा सारी संभावनाएं सही होंगी। यानी कि जितने भी अजम्पशन होते हैं बेटा, सारे अजम्पशन सही होते हैं। सारे अजम्पशन क्या होते हैं? सही होते हैं। सिर्फ दो अजम्पशन गलत है, या तो स्टेटमेंट के जो अपोजिट है वो गलत है, या फिर जो इलॉजिकल है। इसका मतलब जब आप स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर पढ़ोगे तो 90% केसेस में अजम्पशन आपका क्या होगा? सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अजम्पशन एक पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है, ठीक है। सिर्फ आपको दो ही संभावना गलत लेनी है। कौन कौन सी? जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो और जो इलॉजिकल हो। इसके अलावा सारे अजम्पशन सही होंगे। पुलिस में पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? हर जगह पूछा जाएगा।
अब आप प्रैक्टिकली तो मैंने आपको चीजें समझा दी, अब आप सीधा एग्जाम के क्वेश्चंस पे आओ। सर एग्जाम के क्वेश्चन बताओ कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछे जाएंगे रिगार्डिंग स्टेटमेंट एजम्पशन। ये ऊपर ऊपर की बातें तो आपने हमें बता दी सर, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चंस के दर्शन कराओ। एक्चुअल में एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कराओ। देखो क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आते हैं कि एक कथन दिया होगा और कुछ संभावनाएं दी होंगी, हमें बताना है इनमें से कितनी संभावनाएं सही है। हमेशा याद रखना बेटा, सारी संभावनाएं सही होती हैं, सारी संभावनाएं सही होती हैं, सिर्फ 2 ही संभावनाएं हमें गलत लेनी है। सीधी सी बात है, जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम सरकारी एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, तो हम सरकार का विरोध कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हम सरकार का विरोध कभी नहीं कर सकते, है ना। अगर मान लो स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए हैं तो हमें हमेशा उसका फेवर करना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा उसका फेवर करना पड़ेगा, हमें हमेशा उसका साथ देना पड़ेगा, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, है ना, समझ लो। हम सरकार का विरोध नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम भी सरकारी, है ना, एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं। तो अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा। अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा यानी कि संभावना। अब आप बताओ इन तीनों पूर्व धारणाओं में से, पूर्व धारणाएं, इन तीनों पूर्व धारणाओं में से, ठीक है, कौन सी पूर्व धारणा सही है, पहली, दूसरी या तीसरी, या तीनों ही सही है? अच्छा, सीधी सी बात है बेटा, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर हमारे सोच और समझ के बेसिस पर है, ठीक है। हर व्यक्ति का सोचने का और देखने का नजरिया अलग है। ये एटीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड नहीं है। और जो एटीट्यूड होता है ना, वो हर पर्सन का अलग होता है ना। जैसे एक पानी की बोतल है, एक पानी की बोतल में पानी है, ठीक है जी, इतना पानी है इस पानी की बोतल में, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि इस पानी की बोतल के बारे में आपका क्या कहना है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर पानी की बोतल के बारे में कहना यह है कि सर ये बोतल ना आधी खाली है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बोतल आधी पानी से भरी हुई है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पानी की बोतल पूरी भरी हुई है, आधी पानी से आधी हवा से। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पानी की बोतल आपने सही नहीं बनाई, ये बोतल जैसी लग नहीं रही, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस बोतल की गर्दन लंबी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कौन सी ब्रांड की बोतल है। कहने का मतलब है हर बच्चे का देखने का नजरिया अलग अलग होगा, लेकिन हर बच्चा अपनी जगह सही होगा, लेकिन हर बच्चा अपनी जगह सही होगा। यही एनालिटिकल रीजनिंग है कि एनालिटिकल रीजनिंग में होता क्या है कि हमारी सोच के अकॉर्डिंग हर चीज हमारी नजर, मतलब हर स्टूडेंट के हिसाब से हर स्टूडेंट की सोच अलग होगी, हर स्टूडेंट का आंसर अलग होगा, लेकिन एसएससी सिर्फ एक ही आंसर फॉलो करेगी और वो स्टैंडर्ड आंसर फॉलो करेगी, समझ रहे हो। एप्टीट्यूड वो होता है जिसके फिक्स आंसर होते हैं 2, 3 या 6, ये एप्टीट्यूड है, यानी कि दुनिया में किसी का भी आंसर बदल नहीं सकता। लेकिन एटीट्यूड हर इंसान का अलग अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान के देखने का नजरिया अलग है। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉलो करने हैं, हमें यहाँ पर हमारी सोच को बदलना है, हमें इन चैप्टर्स में हमारी सोच को इस तरीके से व्यक्त करना है कि हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हमसे ज्यादा अच्छा दुनिया में शायद कोई नहीं है ना। हम मतलब गांधी जी बन जाओ आप लोग, ठीक है। कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। इस तरीके की सोच आपको इन चैप्टर्स में रखनी है। सरकार का भला करना है, दुनिया में किसी का बुरा नहीं करना, सबका अच्छा ही अच्छा करना है, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है, कभी भी बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स में यही फर्क है बेटा। कॉजल इफेक्ट क्या होता है, कारण और परिणाम। वहां पे 2 कथन दिए होते हैं, एक ए और एक बी, हमें बताना है इन दोनों में से कारण क्या है और परिणाम क्या है। और ये है कथन और पूर्व धारणा। यहाँ पे ये कथन है और ये निष्कर्ष है, बताना है इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है अगर ये कथन दिया हुआ है। जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों चैप्टर में। और एक चैप्टर हमने पढ़ा था स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन में क्या था कि ये प्रॉब्लम थी, समस्या, और उस समस्या का समाधान हमें ढूंढना था। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब समस्या का सोल्यूशन। अरे सारे टॉपिक तो डिफरेंट डिफरेंट है भाई, जमीन आसमान का फर्क है इनमें। हाँ जी, चलिए साहब। एक कार सड़क से हट गई थी और वो एक पेड़ से टकरा गई। एक कार है जो सड़क से हट गई, एक कार सड़क से हट गई और पेड़ से जाके टकरा गई। अच्छा जी, सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। अब पहली पूर्व धारणा क्या है बेटा, एक्सीडेंट तो हो गया कार का। अब एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है वो काफी कुशल है और वो पिछले 15 साल से कार चला रहा है, लेकिन सड़क अच्छी नहीं है। तो पहला अजम्पशन है एक्सीडेंट अगर ड्यू टू ड्राइवर, हम कहते हैं कि दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई। तो देखो अगर हम प्रैक्टिकली सोचेंगे तो प्रैक्टिकली तो तीनों ही अजम्पशन सही है बेटा। मैंने आपसे क्या बोला, अजम्पशन कभी कोई गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ संभावना है, संभावना हर चीज की होती है, संभावना हर चीज की होती है। तो प्रैक्टिकली तो ये सब सही है, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, यानी कि हमें स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। 2 चीजें ध्यान रखनी है, हमें विरोध नहीं करना और इलॉजिकल नहीं हो रहा। अगर आप कहते हैं कि एक्सीडेंट ड्राइवर की वजह से हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्टेटमेंट कथन का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथन में क्या बोला गया है कि जो चालक था वो काफी कुशल था, ड्राइवर वॉज इफिशियंट अनफ, ड्राइवर काफी कुशल है। हम कह रहे हैं एक्सीडेंट ड्राइवर से हुआ, यानी कि हम कथन का विरोध कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी तुम घोंचू हो क्या, बिल्कुल क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, गधा नहीं तो 1 नंबर का,
ये कुछ स्क्रू ढीला है क्या तुम्हारा? अबे एग्जाम में लिखा होगा स्टेटमेंट और अजम्पशन, और एग्जाम में लिखा होगा वहां पे कॉज एंड इफेक्ट, जो 4 ऑप्शन दिए होंगे तुम्हें। अबे पहचानना क्या है, एग्जाम में लिखा होगा। तब तुम ये मत पूछना सर हम पहचानेंगे कैसे एग्जाम में कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है या इंग्लिश का क्वेश्चन है? अब तुम ये मत पूछना सर मैं पहचानूंगा कैसे कि ये मैं हूं या कोई और है। खाली तो 1 नंबर का कैसे कैसे वाहियात क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? अबे उल्लू, ये एग्जाम में लिखा होगा कथन, जब क्वेश्चन आएगा तो लिखा होगा कथन और लिखे होगी पूर्व धारणा, उसमें पहचानने जैसा क्या है? कल को तुम कहो सर मैं कैसे पहचानूंगा कि मैं रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ या अंग्रेजी सॉल्व कर रहा हूँ, इंग्लिश, तो भैया मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? तुम कैसे पहचानोगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है या इंग्लिश का क्वेश्चन है? तुम ये भी पूछ सकते हो मुझसे। पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, सुनना चाहते नहीं हो, क्या सुना रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इतनी मेहनत से चीजों को समझाते हैं। बेटा इन चैप्टर्स में ना जो मैं बातें बता रहा हूँ ना आपको, जो पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट्स को कैच करो, वही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि इन चैप्टर्स में कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप बाद में रट लोगे फॉर्मूला, इनको समझो। क्योंकि इन चैप्टर्स के समझ लो फिक्स आंसर नहीं है, तो जितना मुझे सुनोगे ध्यान से उतना समझोगे। तुम क्या है, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ पागलों की तरह, तुम अपने डाउट्स पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहे हो, कमेंट्स किए जा रहे हो, सुनना ही नहीं चाह रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जब मैं आंसर बता दूंगा फिर कहोगे अरे सर ये क्या कर दिया आपने, समझ नहीं आया सर, ये आंसर कैसे आ गया? हाँ जी, तो स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर में अगर हम अजम्पशंस को चेक करें, अगर हम प्रैक्टिकली सोचते हैं बिना इस स्टेटमेंट को देखे, तो हम हमेशा सारे अजम्पशन को सही करके आ जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि अजम्पशन का मतलब है पॉसिबिलिटी और संभावना हर चीज की होती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें कथन को ध्यान से देखना है। हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, हम कथन के विरोध में नहीं जाएंगे और हम इलॉजिकल नहीं होंगे। इन दोनों को छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे, इन दोनों को छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे, ठीक है? तो द एक्सीडेंट अगर ड्यू टू ड्राइवर, दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई, हम कह रहे हैं दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई, जबकि स्टेटमेंट में साफ साफ बोला जा रहा है कि ड्राइवर वॉज एफिशिएंट एनफ, ड्राइवर काफी कुशल था, यानी कि स्टेटमेंट में ड्राइवर की सपोर्ट ली गई। हम कह रहे हैं एक्सीडेंट ड्राइवर से हुआ, तो हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले गए, हम स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं। कथन का क्या कर रहे हैं? कथन का विरोध, है ना? कथन का विरोध हम नहीं कर सकते। अब आप ये मत कहना कि सर हो सकता है एक्सीडेंट ड्राइवर से हुआ, सर बिल्कुल हो सकता है भाई, होने को दुनिया में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव ना हो, सब कुछ संभव है। तो ऑब्वियसली बात है ड्राइवर ही एक्सीडेंट करेगा और कौन एक्सीडेंट करेगा? चलिए साहब, दूसरा है देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, कार में यांत्रिक खराबी थी। अच्छा ये बताओ, कार में यांत्रिक खराबी थी, अच्छा कार कैसी है, नई है, पुरानी है, कार की सर्विस कब हुई थी, ऐसा कोई जिक्र कथन में दिया हुआ है? सर नहीं दिया हुआ। कार की कंडीशन स्टेटमेंट में एक्सप्लेन नहीं की गई। इसीलिए अगर हम कहते हैं कार नई है या कार पुरानी है, तो ऐसा कहना कथन का विरोध नहीं है। कथन का विरोध तब होता जब मैं कहता कि कार तो नई है और फिर यहां कह रहा हूं कि कार खराब है, तो कथन का विरोध होता। लेकिन क्योंकि कार की कंडीशन एक्सप्लेन नहीं की गई है, इसीलिए हम बताएं कार पुरानी है, तो ये कथन का विरोध नहीं है। दूसरी बात, अगर कार खराब है तो क्या एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। अगर मान लो कार के ब्रेक फेल हो जाए, है ना, कुछ भी, गियर बॉक्स टूट जाए, टायर पंचर हो जाए, टायर फट जाए, टायर निकल जाए कार से, चलती कार से, तो अगर कार में कुछ भी मैकेनिकल फॉल्ट हुआ तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। यानी कि ये जो अजम्पशन है ये क्या है? ये इलॉजिकल भी नहीं है। ना तो ये स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है, ना ही ये इलॉजिकल है। इसका मतलब ये सही होगा। और तो बेटा पहला अजम्पशन सही नहीं है, गलत कर दो। पहला अजम्पशन सही नहीं है, गलत कर दो। दूसरा सही है, बहुत बढ़िया, और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू बैड रोड, भैया कार तो खराब थी, वो सड़क तो अच्छी नहीं थी, यानी कि तीसरी संभावना भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट। अच्छा यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है वो इम्प्लिसिट वर्ड यूज होता है, जबकि कंक्लूजन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फॉलो। तो बेटा मैं यहाँ पे फॉलो भी वर्ड यूज कर सकता हूँ, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ओनली सेकंड एंड थर्ड आर फॉलो या फिर ओनली सेकंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट, दोनों का मीनिंग एक है। केवल दूसरा और तीसरा अंतर्निहित है। अंतर्निहित की जगह मैं लिख सकता हूँ केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, और अनुसरण की जगह मैं लिख सकता हूँ केवल दूसरा और तीसरा सही है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अंतर्निहित भी लिख सकता हूँ, अनुसरण भी लिख सकता हूँ, सही भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इम्प्लिसिट भी लिख सकता हूँ, फॉलो भी लिख सकता हूँ, और मैं ट्रू भी लिख सकता हूँ, ट्रू भी लिख सकता हूँ। इनका मीनिंग एक ही है। इसका मीनिंग है कि ये सही है, ठीक है। बस ये है कि कंक्लूजन के लिए हम इम्प्लिसिट वर्ड यूज करते हैं। बेटा ये अगर कार हमारी खराब है, अगर कार के ब्रेक फेल हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है, बिल्कुल। ये कोई इलॉजिकल थोड़ी है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे 2 संभावनाएं हमने निकाली कि हो सकता है दुर्घटना सड़क के खराब होने के कारण हुई हो, या फिर हो सकता है दुर्घटना कार खराब की वजह से हुई हो।
लेकिन जो हम कह रहे थे दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई है, ये अजम्पशन गलत मानेंगे हम, क्योंकि स्टेटमेंट में ड्राइवर को काफी अच्छा बताया जा रहा है, ड्राइवर की सपोर्ट ली गई है और हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम स्टेटमेंट का विरोध नहीं कर सकते, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है ना, इसके फेवर में रहना है, हमेशा इसका साथ देना है, हमें हमेशा कथन का साथ देना है, कथन का विरोध नहीं करना। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। तो बिल्कुल बेटा कथन पे फोकस रखना कि कथन क्या कहना चाह रहा है, कथन का साथ देना है तुम्हें, याद रखना। प्रैक्टिकली मत सोचना कि रियल प्रैक्टिकली हो क्या रहा होगा, है ना। प्रैक्टिकली मत सोचना कि रियल लाइफ में वहां पे क्या घटना घटित, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो हमेशा सारे एजम्पशन सही होंगे, समझ रहे हो। देखो आपको सारे एजम्पशन सही करने, बस ये मान लो ये सब कि सरकार का विरोध कैसे हो गया गोचू, तुम्हारे गांव की सड़क टूट जाए, सड़क अच्छी नहीं हो तो इस सरकार का विरोध है। अबे यार तुम तो बिल्कुल ही गजब आदमी निकले। वैसे 2-3 दिन से तुम सब पागल से हो गए हो, जब से एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाना शुरू किया है तुम्हारे दिमाग के तार हिल गए हैं। आप पता क्यों हिल गए दिमाग के तार, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेक करता है और तुम्हारी पर्सनैलिटी है ही नहीं उस लायक, है क्यों भाई। चलिए, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। पहले तो इस कथन को समझो कि कथन हमसे कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कथन हमसे। हुआ क्या है, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। इसका यह है कि कई जगह सूखा प्रभावित क्षेत्र है, देश में कई सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो सरकार ने क्या किया है, अनाज कार्यक्रम की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है, अनाज कार्यक्रम की, क्योंकि कई सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जहां पे सूखा पड़ गया है, लोगों के पास अनाज नहीं है खाने को, तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक्स्ट्रा काम करो जिसके बदले मैं तुम्हें अनाज दूंगा, मतलब सरकार अनाज देगी। तो पहला अजम्पशन है द गवर्नमेंट हैज एडुकेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम, सरकार के पास इन कार्यक्रम को चलाने के लिए पर्याप्त निधि है। अच्छा हम कह रहे हैं सरकार के पास पर्याप्त निधि है, ये बात कथन के फेवर में है। सर ये जो स्कीम्स है, ये जो प्रोग्राम्स है, ये किससे चलाए जाते हैं, ये किससे चलाए जाते हैं, ये फंड से चलाए जाते हैं। किससे चलाए जाते हैं, फंड्स। बिना फंड के तो ये स्कीम चल नहीं सकती, और हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास फंड है तो हम गवर्नमेंट की सपोर्ट ले रहे हैं ना। अगर हम कहते हैं कि सरकार के पास पैसा तो है नहीं, डेली वर्क का ये क्या स्कीम चलाएंगी फालतू की, अगर हम ऐसा कहते तो पक्का सरकार के विरोध करते हैं ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स दे रही है, गवर्नमेंट गरीबों को खाना दे रही है, गवर्नमेंट जहां सूखा पड़ा वहां पे लोगों को खाना पहुंचा रही है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा है तभी सरकार ऐसा कर पा रही है, तो हम सरकार का साथ दे रहे हैं, उसी के फेवर में है ना। तो जब हम फेवर में है तो ये अजम्पशन क्या होगा, सही होगा। ठीक है। दूसरा है कि अफेक्टेड पीपल मे बी एबल टू गेट एटलीस्ट 1 टाइम मील इन अ डे, है ना, ड्यू टू दिस प्रोग्राम, हो सकता है लोगों को कम से कम एक समय का खाना मिलेगा। तो हम ये हमारी ये पॉजिटिव, देखो हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकर रहना है, कभी भी नेगेटिव थिंकर नहीं बनना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो अगर ये सरकार स्कीम चला रही है तो देखो जो नेगेटिव लोग हैं वो क्या कहेंगे, अरे फालतू की स्कीम है, किसी का कुछ नहीं होने वाला, ऐसे तो सोचेंगे ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना, हमने कहा कि चलो अब ठीक है सरकार ये प्रोग्राम चला रही है, अब लोगों को एक समय का तो खाना मिलेगा कम से कम। तो ये बात भी बेटा स्टेटमेंट के फेवर में है, ये वही बात है जो पॉजिटिव लोग सोचते हैं। ये अजम्पशन वही बच्चा गलत करेगा और ये अजम्पशन वही बच्चा गलत करेगा जिनकी सोच नकारात्मक है, जो नेगेटिव सोचते हैं। अगर आपके आंसर्स गलत आ रहा है तो ये भी समझ लेना आपकी सोच में गड़बड़ है, तो उस सोच को बदलो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं वो सही सोचते हैं, आपको लगता होगा कि आप सही सोच रहे हैं लेकिन हो सकता है आप गलत सोच रहे हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मान लो एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे। अच्छा इस व्यक्ति को ये नंबर क्या दिखाई देगा, सर इस व्यक्ति को ये नंबर दिखाई देगा 9, और इस व्यक्ति को ये नंबर क्या दिखाई देगा, इस व्यक्ति को ये नंबर दिखाई देगा 6। तो इसके लिए ये नंबर 9 है, इसके लिए ये नंबर 6 है। तो यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है ना। यहाँ पर ये दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, एकदम परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। लेकिन है इन दोनों में से एक सही, पता है कौन सा सही है, ये सही है, क्योंकि ये व्यक्ति सीधा खड़ा है, ये उल्टा खड़ा है। ये सीधा खड़ा है, ये नंबर पढ़ो। तो ये डिपेंड करता है, हर इंसान को दुनिया में लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, है ना, हर इंसान अपनी जगह सही है, लेकिन ये कोई सामने वाली बता सकता है तुम दोनों में से कौन सा सही है। तो इसके लिए हमें वो स्टैंडर्ड सोच अपनानी होगी, वो पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी, और यही थिंकिंग है जो ये चैप्टर हमें सिखाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। ठीक है। अगर कार ट्री की जगह किसी पर्सन को हिट करती और क्वेश्चन में लिखा होता कि ड्राइवर एफिशिएंट है, तो बेटा तुमसे सीजीएल का पेपर बनवा लेते हैं। आप ही क्वेश्चन डिसाइड कर लो कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, आप अपने क्वेश्चन बना दो अपने मन से।
एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उनका एक लॉजिक होता है, उनके पीछे एक तर्क होता है। ऐसा नहीं कि बेतर्क के, बिना लॉजिक के, बिना सर पैर के क्वेश्चन कोई भी बन जाए एग्जाम में, है ना। तो तुम अपनी भावनाएं व्यक्त ना करके जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसकी भावनाओं को समझोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे सर 2-4 अजम्पशन और लिख दो तुम अपने मन से कि सर मान लो ये होता तो क्या होता है, तो आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें, है, उनको व्यक्त ना होने दें। आप सिर्फ क्वेश्चन की भावना को समझने की कोशिश करें। जो अजम्पशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं सिर्फ उन पे फोकस करें। उनके अलावा और क्या पूर्व धारणाएं बनेंगी उनको हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं, है ना। कॉज एंड इफेक्ट में जरूरी नहीं है कि किसी कारण का एक ही परिणाम हो, किसी कारण के कई परिणाम हो सकते हैं। तो अगर मान लो एक कारण एक परिणाम दिया है तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर अगर मान लो ये परिणाम ना होता, कोई और परिणाम होता तो हम क्या करते। बाबू वो भी तो मल्टीपल आंसर्स है, मल्टीपल थॉट्स हैं, तो उन चक्रों में पढ़ क्यों रहे हो, है। फिलहाल जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं आप उन पे ध्यान रखो, उन पे फोकस करो। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बहुत सारी चीजें हैं। कि जब तक मानसून नहीं आ जाएगा तब शहर में जल आपूर्ति में 50% पानी की कमी की घोषणा की है। मतलब उसने बोला कि जब तक मानसून नहीं आ जाएगा तब तक 50% पानी की कटौती कर दो, 50%। तो पहला अजम्पशन है पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलेटरल डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। सही बात है भैया, पानी कट गया तुम्हारे यहाँ, 2 टाइम पानी आता था, एक ही टाइम आने लगा, है ना। तो अचानक से अगर पानी कटेगा तो क्या होगा सर, पानी कटेगा तो आग तो लगेगी, आग लगेगी तो लोग तो विरोध करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग विरोध करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो बात है, ये जो अजम्पशन है, अजम्पशन तो सारी सही होते हैं, हमेशा सही होते हैं, लेकिन ये अजम्पशन कथन का विरोध कर रहा है। ये अजम्पशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पानी काटा, तुम कह रहे हो कि हम उसका विरोध करेंगे, तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विरोध कैसे कर सकते हैं। हम ये नकारात्मक सोच नहीं बेटा, तुम जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उसी का तुम विरोध करोगे। कल को तुम जाओगे नगर निगम में, तुमने ये काम किया तो तुम चाहते हो कि पब्लिक तुम्हारा विरोध करे, जूते मारे तुमने, है क्या भाई, चाहते हो तुम। तो प्रैक्टिकली सोचेंगे तो सब कुछ सही है, लेकिन हमें कथन के हिसाब से सोचना है। हमें कथन का विरोध नहीं करना और इलॉजिकल नहीं होना। चलिए नेक्स्ट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस फ्रॉम द रेजिडेंट्स एज इट फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। हो सकता है कि नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा। अच्छा एक बात बताओ कि पानी नहीं आया तुम्हारे यहाँ, तुम कह रहे हो कि नगर निगम अपने टैक्सेस को कम करेगा। अच्छा नगर निगम अगर टैक्सेस को कम करेगा तो नुकसान किसका होगा, है। अगर नगर निगम टैक्सेस को कम करेगा तो नुकसान किसका होगा सर, ऑब्वियस सी बात है नुकसान किसका होगा, नुकसान नगर निगम का होगा। नगर निगम का मतलब सरकार का नुकसान, सरकार का नुकसान मतलब तुम्हारा नुकसान, क्योंकि तुम सरकारी कर्मचारी हो। अरे भाई तुम सरकारी कर्मचारी हो गए नहीं, तुम्हारी जॉब लग गई, तुम सरकार में हो, इस समय तुम सरकारी हो, क्या तुम अपना नुकसान कराओगे। अभी नगर निगम पैसे कम करेगा तो नुकसान नगर निगम का होगा, नगर निगम का नुकसान तो सरकार का नुकसान है। किसी भी बच्चे ने ऑप्शन डी आंसर नहीं दिया, 2-4 बच्चों को छोड़कर हर बच्चे का आंसर था ऑप्शन बी, हर बच्चे का आंसर था ऑप्शन बी। सिर्फ 2-4 ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर है ऑप्शन डी। अभी भी तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, मतलब अभी भी सरकार के नुकसान पे तुले हो। मैंने कहा सरकार का नुकसान नहीं करना है, कथन का विरोध नहीं करना है, लेकिन आपको ये छोटी सी बात हमारी समझ नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, जल्दी समझ जाओगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फेल्ड मींस गवर्नमेंट फेल्ड, सीधी सी बात है भाई, सरकार की छोटी इकाई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है और क्या। जल्दी से, हाँ जी।
राज्य गर्मी की भीषण लहर से देखो, गर्मी तो यार बहुत पड़ रही है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है जिसका कोई हद नहीं। इसके देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक, अगले पखवाड़े मतलब अगले 15 दिनों तक क्या किया, सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा। सारे स्कूल कॉलेज बंद अगले 15 दिनों तक, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, बच्चे परेशान हो जाएंगे, गर्मी में झुलस जाएंगे। तो पहला जम्पशन है, द हीट वेव्स मे नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ फोर्टनाइट। कह रहे हैं कि हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले। अच्छा ये बताओ, सरकार ने 15 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए, क्यों किए 15 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद? 15 दिनों के लिए इसीलिए तो बंद किए होंगे कि उनको पता होगा कि 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। 15 दिन तो भाई उन्होंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछा होगा कि गर्मी की लहर कब तक है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, मौसम विभाग ने बताया कि 15 दिनों तक गर्मी है। तो सरकार ने कहा कि भैया 15 दिनों तक तो बंद करो। तो हम कह रहे हैं कि गर्मी की लहर 15 दिनों से ज्यादा नहीं चलेगी, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में ही है, ये बात कथन का साथ दे रही है ना, ये बात स्टेटमेंट के फेवर में ही है, उसी के साथ दे रही है। 15 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद है क्योंकि 15 दिनों के बाद गर्मी खत्म होने वाली है, ऐसा सरकार कहना चाह रही है। अगर हम कहें कि 15 दिनों के बाद भी गर्मी पड़ती रहेगी नॉन स्टॉप, इसका मतलब हम कथन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरा, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट अलाउ देयर वार्ड्स टू अटेंड स्कूल इवन आफ्टर अ फोर्टनाइट। मतलब कह रहा है कि बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को 15 दिन बाद भी स्कूल कॉलेज ना भेजें। बेटा ये तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट है कि जब स्कूल कॉलेज 15 दिनों के लिए बंद है तो हमें 15 दिनों के बाद बच्चों को भेजना है। हम कह रहे हैं हम 15 दिनों के बाद भी ना भेजें, तो हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। तो इसीलिए केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है, ठीक है ना। हाँ, वीओडी में क्लासेस 2024 के लिए बिल्कुल निपटा लोगे, क्यों नहीं निपटा लोगे आप, हैं? डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने धर दबोचा और छोड़ने से पहले उन पे भारी जुर्माना लगाया। पकड़ लिया सबको, रेल की पटरी पार कर रहे थे, रेलवे पुलिस ने सबको धर दबोच दिया, है ना। रेल पटरियां पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ा और सबको धर दबोचा और भारी जुर्माना लगाया। पहली पूर्व धारणा है, पीपल में रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक इन फ्यूचर। हो सकता है भविष्य में लोग रेल की पटरियां पार ना करें, हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियों पर ना चढ़े। ये बात बेटा बिल्कुल फेवर में है, हो सकता है भविष्य में लोग रेल की पटरियां पार ना करें, ये बात बिल्कुल फेवर में है। फेवर में है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल फेवर में है ये बात। दूसरा, पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स एंड पे हैवी पेनल्टी। कह रहे हैं कि नहीं नहीं लोग तो क्रॉस करते रहेंगे, लातों के भूत है, बातों से थोड़ी मानेंगे। तो ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। भैया इस क्वेश्चन का तो आंसर सबने सही दिया हो, इसका तो आंसर सबने सही दिया होगा, ऐसा मान सकते हैं हम, है ना। इसका आंसर सबने सही दिया है, बहुत बढ़िया, ये बहुत इजी है। अब थिंकिंग अच्छी होगी, हाँ जी, अब आएगा ना मजा, अब तुम्हारी सोच बदल गई, है ना। A very large number of people stood in the queue for buying tickets for the one-day international match, cricket match, scheduled to be played in the city on the next day. शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं। देखो शहर में वनडे इंटरनेशनल मैच है, ओडीआई, उसकी टिकट खरीदने के लिए ना लाइन लगी पड़ी है, सब एक के पीछे एक खड़े लाइन में, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे कई सारे हजारों लोगों की लाइन लग गई, हजारों लोगों की लाइन लग गई है टिकट खरीदने के लिए, है ना। तो पहला जंक्शन है, नो अदर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में बी प्लेड इन द सिटी फॉर द नेक्स्ट मंथ। ये कह रहे हैं कि हो सकता है अगले 6 महीने में कोई और क्रिकेट मैच नहीं होगा, इसलिए लाइन लगी पड़ी है लोगों की। अरे बाबू अगले 6 महीने में कोई और क्रिकेट मैच नहीं होगा इसलिए लाइन लगी पड़ी है, क्यों भाई, है बेटा। अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो क्या इसलिए देखने आते हैं कि अगले 6 महीने में कोई और मूवी नहीं आएगी? अरे अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा इससे हमें क्या लेना देना है, क्या लेना देना। चलिए नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ दोज हु स्टूड इन द क्यू मे बी एबल टू गेट टिकट फॉर वनडे। देखो जितने भी लोग लाइन में लगे, हम कह रहे हैं हम भगवान से दुआ कर रहे हैं सबको टिकट मिल जाए। हम कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं लोगों के लिए, है ना। हम कथन के फेवर में, हम कथन का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल उसका विरोध नहीं कर रहे, एकदम पॉजिटिव सोच रहे हैं हम कि भगवान करे जितने लाइन में लगे हैं सब बेचारों को टिकट मिल जाए। और जो कुछ लोग होंगे यार सब किसी को टिकट नहीं मिले, सब बाहर ही जाए, है ना। तो हमें वैसा नहीं सोचना है, हमें अपनी सोच को बदलना है। और हमें ये अच्छा लग रहा है अब देखकर कि अब आप लोगों की सोच बदल रही है ना, अब आप लोगों की सोच बदल रही है। कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांगे पूरी नहीं की। द एम्प्लॉय एसोसिएशन अर्ज इट्स मेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम द एनुअल फंक्शन एज मेनी ऑफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट बाय द मैनेजमेंट। देखो जो एम्प्लॉय एसोसिएशन होता है ना, एम्प्लॉय एसोसिएशन, एम्प्लॉय में एक मतलब एक वो था, क्या था, एनुअल फंक्शन था कंपनी में एक। तो एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अपने एम्प्लॉयज को बोला भाई साहब कोई भी इस एनुअल फंक्शन को अटेंड ना करे क्योंकि हमारी मांगे तो पूरी नहीं हुई, है ना।
तो पहला अजम्पशन है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन। हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना लें। हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना लें। अच्छा, इस स्टेटमेंट में बोला क्या जा रहा है एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा? इस स्टेटमेंट में यही बोला जा रहा है कि हम एम्प्लॉयज को कि आप एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट मत करो, और हम कह रहे हैं कि हाँ एम्प्लॉय हो सकता है एम्प्लॉय एसोसिएशन जो कह रहा है उसकी बात मान ले, पार्टिसिपेट ना करे, तो ये बात स्टेटमेंट की फेवर में है। दूसरा है द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन। हो सकता है मैनेजमेंट एनुअल फंक्शन को ही कैंसिल कर दे। बेटा तुम्हारी शादी है, शादी में तुम्हारी बाराती नहीं पहुंचे तो तुम शादी कैंसिल कर दोगे? सर बाराती तो छोड़ो, अगर पंडित भी ना पहुंचे तो भी ना कैंसिल करे है? जी, तो इसीलिए एनुअल फंक्शन को कैंसिल करने की बात नहीं हो रही है, इलॉजिकल है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसको अटेंड करने और ना करने की। समझ रहे हो? अटेंड करने और ना करने की। गांव में पीने की पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवार के मुखिया की बैठक बुलाई है। देखो गांव में पीने की पानी की कमी हो गई है, तो ये एक समस्या है गांव में। अब इस समस्या को निपटाने के लिए सरपंच ने क्या किया, हर घर के मुखिया को बुलाया। हर घर के मुखिया को बुलाया सरपंच ने, हर घर के मुखिया को, इस प्रॉब्लम का निदान करने के लिए। तो अजम्पशन है द सरपंच हैड अर्लियर कॉल सच मीटिंग टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम। विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। बाबू पहले बुलाई थी नहीं बुलाई थी उसका हमें क्या लेना देना, उससे हमें क्या लेना देना। हम तो बात करेंगे इस समस्या की। पहले भी बुलाई होंगी बुलाई होंगी, कई बुलाई होंगी, लेकिन उसका इस समस्या से क्या लेना देना है। अभी जो सरपंच बुला रहा है पीने की पानी की समस्या को लेकर बुला रहा है, पहले बुलाई थी नहीं बुलाई थी, ये तो इलॉजिकल बात है। मतलब बात कर रहे हैं हम किसी और की, तुम बात कर रहे हो किस, मतलब वही चीज है, पढ़ा रहा हूं मैं आपको यहाँ, तुम पूछ रहे हो कुछ और। ठीक है, तो ये इलॉजिकल चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली में अटेंड द मीटिंग एंड मीटिंग कॉल्ड बाय द सरपंच। सही बात है, हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई की बैठक में। अब देखो, अब आपकी सोच बदल रही है, अब सही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब अच्छा लग रहा है आपको है? अब अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, अब अच्छा लग रहा है, अब सही आंसर आ रहा है। चक्रवातीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया। बेतार संचार प्रणाली का मतलब समझते हो? वायरलेस कम्युनिकेशन। बेटा द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू सेट अप वायरलेस कम्युनिकेशन इन कोस्ट लाइन एरियाज। बेटा जो समुद्र के किनारे शहर है ना, मुंबई, गोवा, ठीक है, हाँ जी, जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं वहां पर सरकार ने क्या कहा कि यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कितने साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। अभी एक साइक्लोन आया था गुजरात में, है ना, तो ऐसे ही साइक्लोन आ जाते हैं, तो वहां पे जो वायर्ड कम्युनिकेशन होते हैं ना वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसीलिए सरकार चाह रही है कि वहां पे वायर्ड की जगह वायरलेस कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो पहला अजम्पशन है द टेलीफोन कनेक्शन में भी पैरालाइज ड्यू टू साइक्लोन स्टॉर्म। सही बात है भैया, जो टेलीफोन कनेक्शन होता है वो साइक्लोन स्टॉर्म से हिट होकर बेकार हो जाता है, इसीलिए हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा है द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में भी एबल टू विथस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म। सही बात है, जो साइक्लोन स्टॉर्म होते हैं, है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन उसमें खड़ा रहता है, मतलब काफी हद तक साथ देता है वायरलेस कम्युनिकेशन। लेकिन जो वायर्ड कम्युनिकेशन होते हैं वो बेकार हो जाते हैं चक्रवातीय तूफानों से। समझ रहे हो? हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच करने की। देखो अब जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है ना उसमें बहुत जबरदस्त गिरावट आ गई है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें गिरावट और वो नहीं आ सकती जबरदस्त, क्योंकि अब सरकार का होल्ड है, अब सेबी का होल्ड है, जिसके कारण से अचानक से मार्केट क्रैश नहीं हो सकता था। पहले बेटा क्या होता था, पहले एकदम मार्केट गिर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब सेबी इसको रेगुलेट करती है मार्केट को। ठीक है, सरकार हमारी ध्यान रखती है इस मार्केट का। तो पहले लोग क्या करते थे, घपला करते थे और मार्केट को गिरा देते थे या उठा देते थे, बट अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में आई जबरदस्त गिरावट की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। तो पहला अजम्पशन है द मेंबर ऑफ द कमेटी में, ठीक है, पजेस, है ना, एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। सही बात है, समिति के सदस्यों में जांच करने की विशेषज्ञता है। भैया समिति के सदस्यों में जांच करने की विशेषज्ञता है, तभी तो वो समिति बनाई गई है, तभी तो उसका गठन हुआ, वरना गठन क्यों होगा। द पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैश में डिस्ट्रॉय ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द कमिटी ले देयर हैंड्स ऑन देम। ये कह रहे हैं जिन लोगों ने घपला किया है, है ना, जिन लोगों ने घपला किया है वो अपने दस्तावेजों को नष्ट कर देंगे कमिटी। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि घपला किया, मतलब ये तो कथन का विरोध कर रही है ना बात। हम कथन का विरोध नहीं कर सकते। यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने बाजार में मांग की गई कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया। देखो एक कार कंपनी है,
एक कार कंपनी है, उसकी डिमांड ना बहुत कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई तो उसने क्या किया, भैया डिमांड कम है, तो उसने अपने एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर दिया और अपने 100 एम्प्लॉय निकाल दिए 500 में से, है ना। 500 एम्प्लॉय थे, उसने 100 एम्प्लॉय बाहर कर दिए क्योंकि डिमांड कम है। क्या करेगा उतने सारे एम्प्लॉय का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत है तुम्हें, है मार्केट गिर गया, स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, जिसकी जांच करने के लिए गवर्नमेंट ने एक वो बनाई, कमेटी बनाई। तो पहला जम्पशन है कि जो कमेटी के लोग हैं वो एक्सपर्ट हैं। तो ये बात तो सही है ना, हम स्टेटमेंट के फेवर में ही है ना कि जो कमेटी बनी है उसके लोग एक्सपर्ट हैं। दूसरा है कि जिन्होंने वो गिरावट करी है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर देंगे। तो ये कथन का विरोध कर रही है ना, तो हम कथन के विरोध नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में तुम्हें। हाँ जी, तो कार कंपनी में कार की डिमांड कम होने की वजह से उसने अपने एम्प्लॉइज निकाल दिए। ठीक है, तो पहला जम्पशन है द डिमांड ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी में कंटिन्यू टू लोअर इन नियर फ्यूचर। हम कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भी डिमांड कम रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, कार कंपनी वाले ने, डायरेक्टर ने, है ना, जो मैनेजमेंट है उसने अपने एम्प्लॉइज क्यों निकाले। क्या उसने अपने एम्प्लॉय इसीलिए निकाले कि कार मान लो मई के महीने में, जून के महीने में नहीं बिकी, इसीलिए। भाई उसने इसलिए तो अपने एम्प्लॉइज कम किए क्योंकि उसको पता होगा कि इस महीने कार की सप्लाई नहीं है, अगले महीने भी नहीं होगी, उससे अगले महीने भी नहीं होगी, यानी कि आने वाले भविष्य में भी हमारे पास डिमांड कम ही रहेगी, तभी तो वो एम्प्लॉय निकालेगा। ऐसे थोड़ी इस महीने में कम है तो इस महीने निकाल दो, अगले महीने दोबारा हायर कर लेंगे एम्प्लॉय। तो जब एम्प्लॉय निकाले गए हैं तो ये सोच समझ के निकाले गए होंगे कि भाई साहब अब हमें इन एम्प्लॉय की आने वाले भविष्य में भी जरूरत नहीं है, इसलिए इन एम्प्लॉय को निकाला जाए। दूसरा है, यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो रिड्यूस वर्कफोर्स है उसके साथ भी कंपनी रन हो सकती है, कंपनी बंद थोड़ी हो जाएगी। अगर मान लो कंपनी को पता है कि मैंने अपने एम्प्लॉइज निकाल दिए, उसके बाद मेरी कंपनी नहीं चल पाएगी, तो वो एम्प्लॉइज क्यों निकालेगा। वो एम्प्लॉइज तभी तो निकाल रहा है कार कंपनी, ताकि उसकी कंपनी उनके बिना भी चल सके, है। हाँ जी, तो इसीलिए दोनों अंतर्निहित है। चलिए साहब, नेक्स्ट। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाएं एवं शुल्क संबंधी पूर्व विवरण के साथ पंजीकरण करा ले। देखो आप लोग जानते हैं कि गली गली कोने कोने में कोचिंग खुली हुई है, गली गली कोने कोने में कोचिंग्स खुली हुई है। सब लोग, मतलब कोई भी स्टूडेंट 2 महीने तैयारी करता है, 2 महीने पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ा, तीसरे महीने से उसने रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। सब अपने आप को टीचर समझने लगते हैं, सब अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, सबको लगता है मैं ही मास्टर हूँ, है। 1 महीने पढ़ा, दूसरे महीने से पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ पढ़ाई नहीं, सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसके चलते सरकार ने कुछ कदम उठाए बेटा। बट सर कंपनी की डिमांड के बारे में तो अपोजिट होगा। अरे भाई साहब, कंपनी की डिमांड के बारे में अपोजिट कैसे होगा ये बताओ। क्योंकि स्टेटमेंट खुद ही कह रहा है कि कार की डिमांड कम हो रही है, स्टेटमेंट ही तो कह रहा है कार की डिमांड कम हो रही है, एम्प्लॉइज को निकाले जाए। तो ये तो बात स्टेटमेंट ही कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। कार की जो डिमांड कम करी है वो स्टेटमेंट ने करी है, हमने नहीं करी। तुम, कंपनी ने करी थी। कार की जो डिमांड कम करी है वो हमने नहीं करी, कंपनी ने करी थी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने, तो देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि सारे टीचर्स के बारे में बताओ कि तुम किन से अपनी कोचिंग में पढ़वा रहे हो, सारे टीचर्स का ब्यौरा दो, है ना। और अपनी फीस बताओ, कितनी फीस ले रहे हो, है ना। फीस बताओ अपनी कितनी फीस ले रहे हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताओ। आपने देखा मुखर्जी नगर में कितना हादसा हो गया, वो क्यों हो गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में। है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टीचर्स की डिटेल दो, फीस बताओ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ। ये 3 चीजें सरकार मांग रही है हर कोचिंग वाले से, हर कोचिंग वाले से। तो पहला असम्पशन है, ऑल दो कोचिंग क्लासेस विच डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स मे क्लोज डाउन। और भैया और क्या करोगे तुम, ना टीचर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कोचिंग खोल के करोगे क्या तुम, है। कोचिंग खोल के करोगे क्या, कोचिंग खोल के करोगे क्या। तुम्हारे पास ना टीचर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो तुम कोचिंग खोल के करोगे क्या। दूसरा, ऑल द कोचिंग क्लासेस में हियर आफ्टर चार्ज यूनिफॉर्म फीस फ्रॉम द ऑल द स्टूडेंट। ये कह रहे हैं कि अब पता है क्या होगा, 10 क्वेश्चन का दूसरा जंक्शन पूरा पहला दफा है। द पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैश में डिस्ट्रॉय ऑल देयर डॉक्यूमेंट
बिफोर द कमेटी ले देयर हैंड्स ऑन देम, इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे। हो सकता है उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेज को नष्ट कर दें। देखो, जिस कमेटी बनाई गई थी लोगों को पकड़ने के लिए, हम कह रहे हैं कि वो लोग अपने सबूत मिटा दें। कमेटी बनाई गई है चोरों को पकड़ने के लिए, हम कह रहे हैं कि चोर अपने सबूत मिटा दे। तो सबूत मिटाना गलत बात है ना, ये कथन का विरोध है, इसीलिए ये गलत है। सबूत कैसे मिटा देंगे चोर? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, यूनिफॉर्म फीस कैसे हो सकती है? हाँ, यूनिफॉर्म फीस हो ही नहीं सकती कोचिंग्स की, क्योंकि मान लो एक कोचिंग है ना, एक कोचिंग है जिसका एक क्लासरूम है, और एक कोचिंग है जिसमें 10 क्लासरूम है। 10 क्लासरूम है। एक कोचिंग है जिसका एक क्लासरूम है, उसमें भी सिर्फ पंखा लगा है, वो भी एक, वो भी बड़ा धीरे धीरे घूम रहा है। और जो 10 क्लासरूम है उसमें हर क्लासरूम में 10-10 एसी लगे हुए हैं। तो अगर कोचिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होगा, अगर कोचिंग की सुविधाएं अलग अलग होंगी, तो फीस एक जैसी कैसे हो सकती है? तो बेटा, दो कोचिंग की फीस तो एक जैसी हो ही नहीं सकती। टीचर्स की क्या क्वालिटी है, तुम्हारे यहाँ कौन से टीचर है, दूसरी कोचिंग में कौन से टीचर है, सारी चीजें डिपेंड करती है। तो जो फीस है ना, वो टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो फीस तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है यूनिफॉर्म फीस? चलिए, 12 का अरे यार, जो ए है वो गलत ही तो है। एक बात बताओ, जिस कोचिंग में टीचर नहीं है, जिस कोचिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो बंद नहीं होंगी? सरकार तुमसे मांग रही है तुम अपने टीचर्स के बारे में ब्यौरा दो, और तुम ब्यौरा दे नहीं रहे हो, तो सरकार तुम्हारी कोचिंग को बंद नहीं करेगी। तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में ही तो है, तुम सरकार मांग रही है, तुम दे नहीं रहे हो सरकार को, है ना? तो ये बात स्टेटमेंट के, सॉरी, मैंने गलत क्यों कर दिया? ये तो सही है ना, ऑल दोस कोचिंग क्लासेस। हाँ सही है, बोल सही रहा हूं, गलत निशान गलत का बना दिया। पिछले में भी ऐसे ही कर दिया था क्या हमने? नहीं, बाकी तो सब सही है। चलिए नेक्स्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है यार? इंफ्रास्ट्रक्चर यही होता है कि कितने क्लासरूम है, बिल्डिंग कैसी है। ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पहुंचने की क्या जल्दी है? गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय तरह से बिल्डिंग बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पता तुम्हें यार? हाँ, मैं बोल तो रहा था कि ये सही है, लेकिन मैंने निशान गलत का बनाया। बोल रहा हूँ मैं सही। खाना की गया। मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पे हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया। भैया बहुत गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं, तो भैया एयरपोर्ट पहुंचा नहीं जा रहा। रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी। अच्छा, एयरपोर्ट पहुंचना, जब ये कह रहे हैं भाई साहब एयरपोर्ट पहुंचने की क्या जल्दी है, ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पहुंचने की क्या जल्दी है। देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड। भाई सही बात है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तभी तो हम ये कंप्लेन कर रहे हैं। कोई दूसरा रास्ता होता, अगर अल्टरनेट ऑप्शन होता, अगर अल्टरनेट ऑप्शन होता मेरे पास, है ना, अगर अल्टरनेट ऑप्शन होता तो मैं क्यों कंप्लेन करता? फिर तो मैं कंप्लेन ही नहीं करता कि एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल है, फिर तो हम इस रूट्स को फॉलो कर लेते। तो अल्टरनेट नहीं होगा, इस कारण ही तो हम कंप्लेन कर रहे हैं। यदि नियोक्ता अपने भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता, वाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डजंट पे यू द पीएफ। आपको पता है पीएफ होता है, पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, जैसे आपकी मान लो इनकम है 25,000 रुपए महीने की, तो पीएफ क्या होता है कि 25,000 रुपए में से मान लो 2500 रुपए तो आपके कटेंगे, पीएफ में जमा होंगे, और 2500 रुपए ही आपके कंपनी, जो आपकी कंपनी है वो आपके पीएफ में जमा करेगी। मतलब जितने रुपए आपके जमा होंगे उतने ही रुपए आपकी कंपनी उस पीएफ में जमा करती है। ये पीएफ होता है कि जितने रुपए आपके कटेंगे उतनी ही कंपनी अपनी जेब से आपके पैसे जमा करेगी पीएफ में। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी आपका पीएफ जमा नहीं कर रही तो कोर्ट चले जाओ, सीधा केस कर दो कंपनी पे। क्या कर दो? केस कर दो, सीधा कंपनी पे केस कर दो, ये कह रहे हैं। तो पहली पूर्व धारणा है कोर्ट कैन इन द मैटर्स ऑफ दिस। हाँ जी। पहला है कि नियोक्ता और कर्मचारी में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं। भैया न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं तभी तो हम कह रहे हैं कि कोर्ट चले जाओ, है ना? न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं तभी तो हम कह रहे हैं कि आप कोर्ट चले जाओ। ठीक है। दूसरा, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय। नियोक्ता के लिए, यानी कि नियोक्ता का मतलब कंपनी के लिए, कर्मचारियों को पीएफ देना अनिवार्य है। सही बात है, किसी भी कंपनी के लिए हर एम्प्लॉय को पीएफ देना अनिवार्य है। तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर कंपनी पीएफ नहीं दे रही है तो आप सीधा कोर्ट पहुंचो। कंपनी पीएफ नहीं दे रही है तो आप सीधा कोर्ट पहुंचो। एक्स देश के वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री एक्स, एक कंट्री है एक्स, यहां पे वेपन इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, वेपन इंस्पेक्टर्स हैं कंपनी एक्स, मतलब कंट्री एक्स में।
could not detect the presence of chemical weapons in the custody of country Y. country Y में chemical weapons है और उन chemical weapons को पता लगाने गई थी, chemical weapons के बारे में पता लगाने गई थी ये कंट्री X के इंस्पेक्टर कंट्री Y गए थे केमिकल वेपन्स के बारे में पता लगाने, लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाए, नथिंग, कुछ पता नहीं लगा पाए, ये ढूंढ ही नहीं पाए। कुछ ऐसा समझ लो जैसे बेटा जब कोरोना आया था तो हुआन है ना, वहां पर गए थे ना, कौन गए थे, अमेरिका से जो गए थे साइंटिस्ट, वो कुछ पता नहीं लगा पाए, सबूत नहीं ढूंढ पाए कि ये वायरस चाइना से ही आया है। तो ऐसे ही किसी कंट्री के जो वेपन इंस्पेक्टर्स हैं वो कंट्री वाई में पहुंचे केमिकल वेपन्स का पता लगाने, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पहला जंक्शन है कंट्री एक्स अलाउड द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री वाई टू, अब ये देखो ये गए यहाँ पे, ये कुछ पता नहीं लगा पाए, तो अब क्या हम क्या कह रहे हैं कि अब हम कौन सी पूर्व धारणा बता रहे हैं कि जो कंट्री एक्स है ना, कंट्री एक्स क्या करेगी अब कि जो कंट्री वाई के वेपन इंस्पेक्टर्स है ना उनको अपने यहाँ बुलाएगी कि भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी चेक कर लो हमारे पास कुछ है कि नहीं है, मैंने तुम्हारी तलाशी ली, तुम मेरी तलाशी ले लो। मतलब अगर पुलिस चोर की तलाशी ले रही है, चोर के पास कुछ ना मिले, तो फिर पुलिस चोर को गए कि भाई साहब तुम्हारे पास कुछ नहीं मिला, अब तुम हमारी तलाशी ले लो, तो हिसाब बराबर हो जाएगा है। पुलिस ने चोर की, वुहान देश था, वुहान, तो चोर जो है, अगर पुलिस चोर की तलाशी ले रही है, चोर के पास अगर कुछ नहीं मिलता, तो क्या पुलिस ये कहेगी चोर से कि अब तुम हमारी तलाशी ले लो ताकि हिसाब बराबर हो जाए? तो ये कोई हिसाब बराबर थोड़ी हो रहा है? हाँ जी। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। बेटा ये कैसे कह सकते हैं कि केमिकल वेपन्स की प्रेजेंस पता नहीं लगा सकते? पता लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तभी तो हम जा रहे हैं, पता लगा सकते हैं, तभी तो इंस्पेक्टर गए थे पता लगाने के लिए। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन, ये आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का है या इसका अगला क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का? मैं बताता हूं, है आपका ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही। हाँ, वुहान देश नहीं बेटा, सिटी है, शहर चाइना में। एक सेकेंड, अब मैं पता लगाता हूं कौन से अजम्पशन के क्वेश्चन है जो इसी साल के थे, मतलब मेंस के क्वेश्चन, सीजीएल मेंस के कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। पता है स्टेटमेंट अजम्पशन है लेटेस्ट क्वेश्चन, नहीं ये नहीं है मेंस का, इसके अगला क्वेश्चन होगा बेटा मेंस का, इसका अगला क्वेश्चन है। हाँ जी, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन होगा। इट इज डिजायरेबल फॉर द चाइल्ड टू एंटर द स्कूल एट द एज ऑफ 5। ये कह रहे हैं कि बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश करना अनिवार्य है, ये वांछनीय है। आप जानते हैं कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसको हम एडमिशन करा देते हैं स्कूल में, है ना, स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। तो पहला अजम्पशन है उस आयु अवस्था पर बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तत्पर है। सही बात है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब वो सीखने लायक होता है, तब हमें उसको स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए। दूसरा है स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर 6 साल का प्लस है तो स्कूल एडमिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, केवल पूर्व अनुमान पहले निहित है, केवल पूर्व अनुमान पहला निहित है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का, इसी साल का क्वेश्चन है ये इसी साल का क्वेश्चन है बेटा, सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है इस साल का। कई विद्यार्थियों को, है ना, कई विद्यार्थियों को क्या इग्नोर ना करें, हैं, ऐसे बिहेव करते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। 10+2 CHSL के लिए कुछ टिप्स दे दो। अरे यार पढ़ो, प्रैक्टिस पेपर लगा लो, 5, 6, 10, 15, 20 जो लेटेस्ट ईयर के हैं वो पेपर लगा लो बस। और क्या टिप्स दे तुम्हें? सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करा लो, प्रीवियस ईयर पेपर। हाँ जी, कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स की आदत पड़ गई है और इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। बीच में भैया पबजी के चक्कर में पागल हो गए थे बच्चे, पबजी के चक्कर में, है ना। तो मैनी स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन टू
स्टडी बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम। कई विद्यार्थी मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। सही बात है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, तभी तो ये हालत हो रही है उनकी। इट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम दैट स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। मोबाइल गेम्स के कारण ही मतलब मोबाइल गेम्स के कारण ही परीक्षा में फेल हो रहे हैं, ये कहना गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपर भी हैं जो मोबाइल गेम खेल के भी टॉपर बन गए। तो फेल होने के पीछे ये बात सही है कि मोबाइल गेम्स की वजह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये कहना गलत है कि मोबाइल गेम के कारण ही उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये कहना गलत है कि मोबाइल गेम्स के कारण ही सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये इसी साल का क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का, समझ रहे हो? ये भी सीजीएल मेंस का इसी साल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इसी साल का ही है। हाँ जी, दो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से, जल्दी से। कृषि उत्पादन में कीट, अब आपको हर चीज आसान लगने लगेगी हमसे पढ़ने के बाद। अब मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती? इतना अच्छा पढ़ा देते हैं तो। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है और आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे मानवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है। भाई सही बात तो है, इसीलिए तो कह रहे हैं कीटनाशक का उपयोग मत करो, क्योंकि लोगों के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना? कृषि उत्पादन में एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन वाटर। सही बात है भैया, कृषि उत्पादन में है ना, अगर कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करोगे तो जल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पड़ेगा ही बेटा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि जब फूड चेन में एंटर हो रहा है, जब कोई भी है ना कीटनाशक फूड चेन में एंटर हो रहा है और क्रिएटिंग अ थ्रेट टू ह्यूमन, अब फूड चेन में एंटर हो गया तो इसका मतलब खाने पीने सब में एंटर हो गया, फूड चेन का मतलब, समझ रहे हो? हाँ जी, ये दोनों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा बुरा प्रभाव। चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वही सीजीएल मेंस का। हाँ जी, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का, वो भी इसी साल का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ये सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब लोग खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो वो तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती हैं। सभी दुर्घटनाएं, देखो सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है, ये बात गलत है। ऐसा थोड़ी है कि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं सारे तेज गति के कारण ही हो रहे हैं। क्यों भाई? एक बच्चा कह रहा पानी कैसे हो सकता है दूषित, एग्रीकल्चर से पानी दूषित कैसे हो सकता है? भाई साहब, अगर हम खेत में ये डालेंगे तो जो खेत का पानी है, जो कीटनाशक है, वो फूड चेन में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, हमारा खाने की सप्लाई के अंदर जाएगा। अगर फूड में चेन में एंटर होगा तो वहां पे आसपास मतलब जो भी पानी हम यूज कर रहे हैं खेत में, ठीक है, वो पानी बहकर कहाँ आता है? वो पानी बहकर कहाँ आता है? जैसे कोई गाँव में मान लो नहर है, कोई गाँव में मान लो नदी है ना, तो गाँव में मान लो कुआं है, तो वो वहां पानी मिलेगा नहीं मिलेगा? कुएं से जाके नदी में जाके नहर में जाके मिलेगा, और जब वहां पानी मिलेगा तो पानी भी दूषित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, फैक्ट्रीज वगैरह, जो फैक्ट्री से जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं उनसे भी हमारे पानी दूषित होता है। हाँ जी, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ये बात बिल्कुल सच है कि हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ये बात भी बिल्कुल सच है, समझ रहे हो? और ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है इस साल का। तो ये चार क्वेश्चन थे जो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे इस साल के, ये चार भी हमने कर लिए। टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच है, ये टीम एक्स है, ये टीम वाई है, इनके बीच फुटबॉल मैच है। टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, इसने 5 गोल किए टोटल, जिनमें से 3 गोल, ये जो 5 गोल हुए हैं टोटल, इनमें से 3 गोल है ना बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने किया, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, बाएं पैर लेफ्ट हैंडेड या लेफ्ट लेग वाले, बाएं पैर वाला खिलाड़ी था, लेफ्ट हैंडेड नहीं लेफ्ट लेग वाला खिलाड़ी है ना। वर स्कोर्ड बाय द लेफ्ट फुटेड प्लेयर, जो लेफ्ट फुटेड
लेफ्ट हैंडेड नहीं था, लेफ्ट फुटेड था, लेफ्ट फुटेड प्लेयर। इसने 3 गोल किए, बाकी के 2 गोल किसी और ने किए। तो पहला अनुमान है द लेफ्ट फुटेड प्लेयर वाज एक्सपर्ट इन स्कोरिंग गोल्स। देखो इसने 3 गोल किए हैं, इसने 3 गोल किए हैं, लेकिन अब ये इसी साल का क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे इसको सही कर देंगे, क्योंकि इसने 3 गोल किए हैं लेफ्ट फुटेड प्लेयर ने, तो वो गोल करने में माहिर था। भाई साहब गोल करने में माहिर था, है ना, गोल करने में माहिर था। उस खिलाड़ी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये है कि 3 गोल हुआ। अब 3 गोल हुए, इससे आप देखो, मैंने आपसे कहा कि जो अजम्पशन होते हैं कभी कोई अजम्पशन गलत नहीं होता, हमेशा सारे अजम्पशन क्या होते हैं, हमेशा सारे अजम्पशन सही होते हैं, है ना। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो पूर्वानुमान तो सारे सही होंगे, लेकिन इस पूर्वानुमान को हम गलत मानेंगे यहाँ पर। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 गोल लेफ्ट फुटेड प्लेयर ने किया, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो माहिर हो गया है। गलती से भी 3 गोल हो सकते थे, है भाई। कोई कभी कभी कोई ना कोई गलती से भी सेंचुरी लगा देता है, क्यों भाई? हाँ जी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि 3 गोल बाएं पैर के खिलाड़ी ने किए। उन्होंने और कुछ भी बाएं पैर के खिलाड़ी के बारे में नहीं बताया कि बाएं पैर के खिलाड़ी ने जबरदस्त 3 गोल किए, या बाएं पैर के खिलाड़ी ने बहुत शानदार तरीके से 3 गोल किए, या बाएं पैर का खिलाड़ी बहुत मतलब तेज था उन गोलों को करने में, या बाएं पैर के खिलाड़ी ने बहुत जल्दी 3 गोल कर दिए, या फिर हमेशा बाएं पैर का खिलाड़ी 3 गोल करता है कम से कम। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती तो हम इसको फिर सही मानते, इसीलिए हम इसको गलत मानेंगे। वैसे सही भी हो सकता था, क्योंकि अजम्पशन तो सारी सही है। 60% ऑफ टीम वाई प्लेयर, अरे यार ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। चलिए साहब, इसी के साथ आज की सेवा समाप्त हुई। मुलाकात करेंगे कल पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू गाइस। हाँ, 7 बजे मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय।